आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले खबर दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट से जुड़ी हुई और इस मामले में गिरफ्तार नासिर और सलीम को पटना एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट में दो और गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कैराना से सलीम और कासिम की गिरफ्तारी हुई है। इमरान और नासिर की पटना एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। इस वक्त की दो बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। 10 दिन की रिमांड मांगी गई है, एनआईए ने मांगी है 10 दिन की रिमांड। और पहले सूत्रों के हवाले से खबर 4 दिनों की थी, हालांकि 10 दिनों की रिमांड मांगी गई। एक साथ दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब दोनों भाइयों को एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ यूपी के कैराना में जो गिरफ्तारी हुई है, सलीम जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। दो तस्वीरें एक साथ, एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और एनआईए की टीम लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, लिंक जुड़ते जा रहे हैं। पूछताछ में जहां भी जो भी क्लू मिलता जा रहा है वहां से गिरफ्तारियां हो रही है, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। लेकिन अभी भी सवाल है कि और कितने लोग और कितनी गिरफ्तारियां और कितना बड़ा नेक्सस और कितनी बड़ा इसके पीछे जो दायरा है इनका फैल चुका है। क्योंकि अब जो ये मामला है वो पाकिस्तान से जुड़ रहा है, पाकिस्तान की जो एजेंसी है उससे जुड़ रहा है। फंडिंग की बात सामने आ रही है, एक बड़े ब्लास्ट की तैयारी की बात सामने आ रही है। लेकिन इनका पहला प्रयोग, आतंकियों का पहला प्रयोग ही नष्ट हो गया जब जो सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लास्ट की जो इनकी योजना थी वो विफल हो गई और एक छोटे से पटाखे के तौर पर ब्लास्ट हुआ। लेकिन अगर वो कपड़ा नहीं होता, अगर वो कपड़े की गठरी नहीं होती तो ये धमाका काफी बड़ा होता। क्योंकि इस बार एक नया प्रयोग आतंकियों की तरफ से किया गया, स्लीपर सेल की तरफ से किया गया। पाकिस्तान ने फंडिंग की, हिंदुस्तान को दहलाने की और बिहार को दहलाने की। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, यह कहा गया कि 4 दिनों की रिमांड मांगी गई है, अभी 10 दिनों की रिमांड की मांग एनआईए ने की है, क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल विवेक, जो हमारे सूत्र हैं वो उनसे जो जानकारी मिली थी फौरी तौर पे वो हमने दर्शकों को बताया था कि 4 दिन का रिमांड जो है वो एनआईए मांग सकती है। लेकिन अभी जो आधिकारिक जानकारी मिली है मुझे, उसके मुताबिक 10 दिनों का जो रिमांड है वो एनआईए ने मांगा है। जो हम बात करें इन दोनों को लेकर जो पेशी के लिए आया है, इनकी पेशी करने के बाद जो है एनआईए कोर्ट से 10 दिनों का रिमांड एनआईए ने मांगा। हालांकि कोर्ट कितने दिन की जो है वो रिमांड ग्रांट करता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बीच जो है वो दूसरी कामयाबी एनआईए को हाथ लगी है। कैराना से हाजी और कासिम दोनों जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर बताएं तो जो सलीम जो है उसने ही इन दोनों को जो हायर किया था, नसीम को हायर किया था। और इसके बाद ये पूरा जो है प्लानिंग रची गई थी कि कैसे ये ब्लास्ट करना है। और इसके पीछे कंस्पिरेसी जो है वो पाकिस्तान से जो है वो रची गई थी। आईएसआई और लश्कर जो है वो फंडिंग कर रहा था। 1,60,000 रुपए जो है वो सलीम को दिया गया था और करोड़ों रुपए जो है वो देने की बात कही गई थी। फिलहाल फौरी तौर पे पेशगी जो है वो 1,60,000 रुपए की दी गई थी। और उसी के बाद जो है वो सलीम जो है उसने हायर किया और नासिम जो है इस पूरे प्लानिंग को आगे लेकर चला। क्योंकि नासिम जो है वो पहले भी सेमी के लिए काम कर चुका है, पाकिस्तान में 2012 में वो रह चुका है। और कैसे केमिकल बम तैयार किया जाता है उसकी वो बजाता ट्रेनिंग ले रखा है और उसी के आधार पे उसने ये पूरी प्लानिंग रची। 2 गिरफ्तारियां में तो नई गिरफ्तारियां हुई हैं, अब आकाओं की बारी है। लेकिन क्या फौरी तौर पर सूत्रों के हवाले से क्या कोई ऐसी खबर है जिसमें एनआईए के हाथ वो पूरी लिस्ट लग गई हो, जिसमें इस बात की तस्दीक हो कि ये जो रैकेट है, ये जो गिरोह है, ये जो आतंक का कनेक्शन है वो सिर्फ बिहार तक ही नहीं है, अब उत्तर प्रदेश इसके अलावा कहां कहां है? क्या ये कोई लिस्ट भीतर खाने इसकी खोजबीन चल रही है और अब तक क्या पाया गया है? देखिए विवेक, चूंकि लगातार इस खबर को न्यूज 18 दिखाता रहा है, बताता रहा है दर्शकों को, तो इस खबर को भी सबसे पहले न्यूज 18 ने ही बताया था कि इसके तार जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आईएसआई और लश्कर जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, उनके इशारे पे, उनके सह पे ही ये पूरी प्लानिंग, नापाक मंसूबा जो है इन आतंकियों ने पाल रखा था। फिलहाल 4 गिरफ्तारी हुई है, चारों गिरफ्तारी जो है वो महत्वपूर्ण है। स्लीपर सेल को हायर करने से लेकर के वो स्लीपर सेल जो इसका ब्लास्ट को अंजाम देने के फिराक में था, तो सभी की लगभग कह सकते हैं कि 4 गिरफ्तारी जो है वो महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है इस मामले में। आगे और कौन कौन से लोग हैं, कहां कहां से तार जुड़े हुए हैं भारत के, वो कौन कौन से राज हैं जो इसके रडार पे थे इन आतंकियों के, और अगली प्लानिंग क्या थी, तो ये तमाम बातें जो है वो छानबीन के दौरान, पूछताछ के दौरान, जब एनआईए रिमांड पर लेगी नसीम और इकबाल को, तो इनसे पूछताछ करेगी। उधर अगर हम हाजी और
सलीम की बात कर रहे हैं, उनकी भी चूंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है कैराना से, तो उनको भी 1-2 दिन में कल या परसों तक में वो एनआईए की टीम, यूपी यूनिट की टीम जो है वो लेकर के पटना में आएगी और यहाँ जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो चारों को अलग अलग जगहों पे रख करके अलग अलग कमरों में सबसे सवाल किए जाएंगे। सवाल लगभग एक से होंगे, लेकिन जवाब जो है वो क्या आता है, अलग अलग आता है, एक साथ आता है, क्या कुछ जवाब आता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा और उसके आधार पे ही आगे एनआईए की टीम जो है वो छानबीन करेगी, कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, सबके जुबान पर पहले तो एक दरभंगा मॉड्यूल हुआ करता था, तो सबसे पहले यह मामला ऐसे जुड़ता है, लेकिन यह मॉड्यूल थोड़ा विस्तार ले चुका है क्योंकि हमने पैंडेमिक में जो कोरोना काल में इन्हें शांत होकर काम करने का मौका मिल गया, ये तो दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने काम किया और जैसे वेपन आने चाहिए थे, अक्सर लोगों ने देखा कि पैकेट ब्लास्ट हो रहा है, कहीं साइकिल में ब्लास्ट हो रहा है, कहीं स्कूटर में ब्लास्ट कराया जा रहा है, ये पूरे भारत ने देखा। लेकिन ये जो नया लिक्विड ब्लास्ट की बात आई, एक नया एक्सप्लोसिव लिक्विड के तौर पर आया, इस पर कितना चिंताजनक है और एनआईए को क्या जानकारियां मिली हैं कि अभी इन लिक्विड्स को बनाने के लिए, इन रसायनों के इस्तेमाल के लिए कहां विशेष प्रयोगशालाएं इन आतंकियों ने बना रखी हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है जिसका जवाब एनआईए भी खंगालेगी कि आखिर ये जो है ये तमाम लोग जो इसमें शामिल हैं, और चूंकि नासिर की बात कर ले तो नासिर पाकिस्तान में रह चुका है, 2012 में वो गया था, उसके बाद भी कई दफा वो पाकिस्तान गया और वहां जाकर के हाइडेन सिटी केमिकल बम कैसे तैयार किया जाता है, आईडी बम कैसे तैयार किया जाता है, तो इसका बाकायदा ये प्रशिक्षण ले चुका है और इस बात की जानकारी जो है वो सलीम को थी। सलीम जो है वो बखूबी जानता था, क्योंकि ये चारों जो है वो कैराना के ही रहने वाले हैं, तो ऐसे में सलीम को पता था कि ये नासिर जो है वो बम बनाने में एक्सपर्ट है और खास तौर पे जो केमिकल बम है वो बनाने में एक्सपर्ट है, तो इसी कारण से इसको हायर किया और इसने मंसूबा जो नापाक पाल रखा था लश्कर तैयबा ने, उसकी प्लानिंग के तहत सलीम काम कर रहा था, उसने हायर किया नासिर को और फिर नासिर जो वो काम करने लगा। तो ये कैसे केमिकल बम पूरा तैयार किया इसने। बिल्कुल अमित, नजर बनाकर आप बराबर अपडेट के लिए हम आप तक आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए। आगे खबरों में बढ़ते हैं। सिवान से खबर है जहां एक युवक को जिंदा जला दिया गया। यह सनसनीखेज वारदात कन्हौली गांव की है। युवक दर्द से कराहता था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और उसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक बुरी तरह से झुलसा हुआ है। उसकी पहचान कर ली गई है रामू कुमार के तौर पर, जो उत्तर प्रदेश के औराई का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके पास से एक आधार कार्ड मिला है, एक पत्रकार का परिचय पत्र मिला है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया कि युवक को किसने जिंदा जलाने की कोशिश की, क्यों जलाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाजीपुर के महुआ मोड़ के पास NH-22 पर तेज रफ्तार बस और टाटा मैजिक के बीच भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। हादसे में घायल तीनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर इस दौरान सदर अस्पताल में कुव्यवस्था का आलम भी दिखा। अस्पताल में घायलों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। घायलों को व्हील चेयर पर बिठाकर हाथ में स्लाइन लेकर भर्ती कराया गया। भारी बारिश से सदर अस्पताल झील में तब्दील होने के कारण घायलों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आरा से आ रहे थे। क्या आदमी? 4 आदमी साहब। कौन कौन थे? अर्जुन भैया, संदीप भैया, चीकू निकू के गाना में। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे बरौनी। हम लोग बरौनी। क्या करते हो? गाड़ी चला रहे थे। माने कौन गाड़ी? मैजिक अम्मी लेकर जा रहे थे साहब। अच्छा, तुम लोग मैजिक पर थे? हाँ, बस वाला अचानक आके मार दिया, ऐसे से पूरा काट रहा था। अच्छा। आगे पूरा मारा, हमारा गाड़ी पूरा दूर चल गई। उसमें भैया हमारा चल गए। भैया छोट भाई है कि बड़ भाई है? बिहार में एक बार फिर नदियां उफान पर हैं। बगहा में पानी से लोग बेहाल हैं। यहां आपको 4 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका पानी में डूबा है। दूसरी तस्वीर अस्पताल की है, जहां पानी ने डेरा जमाए रखा है। तीसरी तस्वीर जहां पानी के कारण सड़क धंसने की समस्या आन पड़ी, जिससे यूपी बिहार का संपर्क टूट गया। जबकि चौथी तस्वीर पानी से जंग लड़ रहे लोगों की है, जो अपने गांव को पानी से बचाने के लिए बांध बना रहे हैं। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से पानी छोड़ने के बाद से गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। छपरा के पानापुर में नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका से सारण तटबंध के निचले इलाकों में जो बसे हुए इलाके हैं, पृथ्वीपुर, सलेमपुर, सोनवर्षा, बसहिया, उभवा, सारंगपुर, रामपुर रुद्र समेत कई गांव ऐसे हैं
जहां के लोग परेशान हैं और बाढ़ का खतरा वहां मंडरा रहा है। यही रास्ता है, यही पानी है, सब कुछ है, इसी में काम करना है, क्या करेंगे, मजबूरी है। काम बाधित नहीं हो रहा है? काम तो बाधित होगा करेगा, पेशेंट नहीं आएगा, पेशेंट को दिक्कत होगा तो काम बाधित नहीं होगा। और बेतिया के डीएम दफ्तर परिसर में पानी तो है ही, दफ्तर के भीतर भी पानी पानी है। देखिए हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। तो ऑफिस के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, सभागार के भीतर पानी और बाहर भी पानी, तो हर तरफ पानी पानी है। और ये व्यवस्थाएं हैं उन्हें निचले इलाकों के लोगों के लिए, उन दफ्तरों में जहां पर अधिकारी हो या कर्मचारी कुछ यूं ही पैंट मोड़कर दफ्तर के काम को निपटाने के लिए जाते हैं। ये व्यवस्था है इस पानी के भीतर काम करने के लिए। हालांकि दफ्तर के भीतर टेबल कहां लगा है, क्या टेबल के ऊपर भी पानी है, तो इससे लोग जरूर परेशान हैं। गाड़ियां डूबी हैं, उनके चक्के डूबे हुए हैं। तो बेतरतीब व्यवस्था का आलम यह है कि पानी निकलने की कोई व्यवस्था यहां नजर नहीं आती। इधर सीतामढ़ी और शिवहर जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बारिश के बाद बाढ़ का पानी शहर के निचले इलाकों में प्रवेश कर चुका है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद सीतामढ़ी सुरसंड NH 104 पर बाढ़ का पानी बह रहा है। बावजूद इसके लोग जान हथेली पर रखकर रास्ता पार कर रहे हैं। सीतामढ़ी सुरसंड NH 104 पर मौजूद सीतामढ़ी सहयोगी राकेश ने लोगों से बातचीत की, जायजा लिया। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी सुरसंड जो NH 104 है उस सड़क पर, और आप तस्वीर देख सकते हैं बाढ़ का पानी और सड़क पर तेज गति से बह रहा है और आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग काफी मुश्किलों में हैं और पिछले लंबे अरसे से यही स्थिति बनी हुई है। जब बाढ़ की त्रासदी आती है तो NH 104 का यह दृश्य उत्पन्न हो जाता है और लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि आने जाने का कोई साधन नहीं बचता है और लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती है। NH 104 यह वह सड़क है जो भारत को नेपाल से सीधे जोड़ती है। बहुत परेशानी है सर। किस तरीके से? पानी के लेकर के अभी तो काम चल रहा है रोड का ना, इसलिए थोड़ा और ज्यादा परेशानी है। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। बताइए सर, क्या परेशानी हो रही है आप लोग? बहुत ज्यादा परेशानी है, बाढ़ में हर साल का यही है, तो अब कोई नया बात थोड़ी ना। तो कैसे लोग आ जा रहा है? ऐसा ही जा रहे हैं, कोई डूब जाता है, कोई मर जाता है, कोई इसमें फंस जाता है, तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, सब डूब जाएगा। सब डूब जाएगा। तो कैसे लोग जाएगा? जो जहाँ फंसा हुआ है वहीं फंस कर रहेगा, जब कमेगा तो जाएगा, जैसे होगा वैसे। चोट एक्सीडेंट का भी डर रहता है, बसें फंस जाती हैं। अच्छा, हाँ, ऑटो के ऊपर पानी चढ़ जाता है। अच्छा, बहुत ज्यादा अभी तो देख रहे, बढ़ता ही जाएगा दिन पर दिन। पानी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा जी, अब घटने का तो कोई चांस नहीं है, बारिश होती है दिन रात। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं काफी परेशान हैं, खासकर वैसे लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है जो इस सड़क पर यात्रा कर रहे हैं। और जैसे जैसे बाढ़ की त्रासदी बढ़ेगी, नदियों के जलस्तर में और इजाफा होगा, लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेगी। राकेश जैन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो पानी का उफान भले ही रफ्तार पर रोक लगा देता हो, लेकिन ये दिलों को धड़कने से नहीं रोक सकता। और जब चाहने वाले मिलने की ठान लेते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मुजफ्फरपुर में बागमती ने भले ही इंसान की रफ्तार रोक दी हो, लेकिन औराई के इम्तियाज और अनीशा को एक दूसरे के बनने से नहीं रोक पाए। दोनों की शादी जब तय हुई तो बाढ़ ने इनका रास्ता रोकने की कोशिश की। ऐसे में दूल्हा इम्तियाज कार छोड़कर नाव पर सवार हो गया और अनीशा के घर पहुंचकर शादी रचाई। दरअसल पहले यहां चचरी पुल था जो पानी में बह गया और आखिरकार तय हुआ कि बारात नाव से दूल्हे को लेकर शादी करने जाएगी। नाव देखते ही दूल्हा इम्तियाज कार छोड़कर उतरा और नाव में सवार होकर ससुराल की तरफ निकल पड़ा। तो क्या समस्या है? समस्या है कि जो है कल तक परसों तक जो है ठीक ठाक था, समझ गए। आज जो है आज सवेरे जो है पता चला कि जो बाढ़ जो है पानी जो है ज्यादा हो गया। चचरी जो है पूरा रास्ता जाने की नहीं व्यवस्था है, तो हम लोग तो यहाँ पर खड़े हुए हैं कि जो है नाव व्यवस्था होगा, लेकिन अभी तक नाव जो है देख रहे हैं व्यवस्था इस टाइप से नहीं है कि हम लोग जो है जल्दी जो है जाएं, और लेट भी हो रहा है। क्या इम्तियाज जी कैसा लग रहा है? नाव का इंतजार में कर रहे हैं? अरे बोलिए, इधर मुस्काइए कुछ। ये सरकार बोलिए सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप?
तो बगहा के रामनगर प्रखंड के इमरती कटहरवा गांव में हो रहे कटाव से बचाव का काम शुरू हो गया। जल संसाधन विभाग की टीम फ्लड फाइटिंग पर काम कर रही है। अधिकारियों ने कटाव पर काबू पाने का दावा किया। हालांकि बचाव कार्य अभी और 3 से 4 दिन चलने के आसार हैं। चंपारण के रामनगर प्रखंड में इमरती कटहरवा के पास मसान नदी से कटाव हो रहा है, जहाँ पर हम लोग बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करा रहे हैं फ्लड ड्रेनेज डिवीजन बेतिया से। समस्तीपुर में भारी बारिश के बाद कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी जम गया है। हालात ये हैं कि मोहल्लों में 5 फीट से अधिक पानी जमा है। मोहल्लों से पानी बाहर नहीं निकाले जाने के बाद लोगों को दिक्कतें होने लगी हैं। प्रशासन की ओर से व्यवस्था नहीं किए जाने के बाद लोगों ने रुपए इकट्ठा कर चचरी का पुल बनवाया, जिसके जरिए वे बाजार तक पहुंच पाते हैं। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है। दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। लगातार बारिश के कारण यह दीवार गिरी है। बड़ी खबर इस वक्त की, दीवार गिरने से सीतामढ़ी में 3 बच्चों की मौत हुई है। भारी बारिश हो रही थी, इस कारण यह दीवार गिर गई। रीगा के इस्लामपुर की यह घटना है। प्रशासन की टीम हालांकि मौके पर पहुंच चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हुई और यह बताया जा रहा है कि भारी बारिश हो रही थी, ऐसे में दीवार कमजोर थी और वो ढह गई और उसकी चपेट में 3 बच्चे आ गए। राकेश, क्या जानकारी है? मानसून के दौरान लगातार बारिश हो रही है और पिछले 3 दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के इस्लामपुर गांव के वार्ड नंबर 9 में घटा है, जहां 3 बच्चे अपने घर के पास ही खेल रहे थे और जो दीवार थी वो काफी पुरानी हो चुकी थी, जर्जर हो चुकी थी और लगातार बारिश होने के कारण जर्जर जो दीवार थी वो गिर पड़ी और इसमें 3 मासूम बच्चे की मौत उसमें दबने के कारण हो गई। जो मौके पर प्रशासनिक अधिकारी है वो मौजूद है। बच्चों के शव को जो कचरा होता है उसके बाहर से निकाल लिया गया है, मलबे से बाहर निकाल लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बगहा के रामनगर में आदमखोर बाघ एक ग्रामीण पर हमला कर उसकी जान एक बाघ ने ली है और घास काटने गए बाका माझी पर गांव में घुसे आदमखोर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि एक दिन पहले भी बाघ ने बकरी का शिकार किया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन संरक्षण हेमकांत राय ने युवक की मौत बाघ के हमले से ही होने की पुष्टि की। इलाके में आदमखोर बाघ के होने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। काटे 3 आदमी आई रहा, 2 आदमी अलग रहा, एक लगी उनखिया में जाकर पता छोपत तल पछुए से बागवा के आपस छाप ले सब पछुए से जौन घसिया एगो काटत रहा ऊ हाला कोले सब दौड़ल नहीं जान तो धूस पीट को नहीं जाई लाठी से तो जाके भागल छोड़ के लसिया। सुपौल सदर अस्पताल में 500 ml की क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। इस प्लांट के बन जाने से मरीजों को पाइपलाइन के जरिए बेड तक की ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। इसका निर्माण NHAI की ओर से कराया जा रहा है। सिविल सर्जन के मुताबिक जल्द ही निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 15 रोज में हम लोग इसका जो है ना जुराई कर देंगे सब कुछ, उसके बाद हो जाएगा। 1 महीना में ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा? जी सर, एक महीने में हो जाएगा। काम शुरू हुए करीब लगता है 1 सप्ताह करीब हो गया, 5-6 दिन। और इसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बहुत इंटरेस्ट लिया। कैंसर की घातक और खर्चीली बीमारी से लड़ाई के लिए बिहार को बड़ी सौगात मिली है। बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर के समझौते से मुजफ्फरपुर में 150 बेड वाला अल्ट्रा मॉडर्न कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। करीब 300 करोड़ की लागत वाले इस अस्पताल में न सिर्फ कैंसर मरीजों का इलाज होगा, बल्कि यहां यूजी, पीजी और नर्सिंग की पढ़ाई के साथ कैंसर पर रिसर्च भी होगा। कैंसर का नाम सुनते ही मन सिहर उठता है, क्योंकि इसके महंगे इलाज का खर्च उठा पाना एक आम इंसान के लिए साधारण बात नहीं है। लेकिन बिहार में कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी सौगात सरकार की ओर से मिली है। अब कैंसर पीड़ितों को इलाज के लिए अगले साल से मुंबई नहीं जाना पड़ेगा,
क्योंकि सरकार ने टाटा मेमोरियल सेंटर से समझौता कर मुजफ्फरपुर के SKMCH परिसर में कैंसर अस्पताल बनाने की हरी झंडी दे दी है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज की ओर से 15 एकड़ जमीन दी गई है, जहां पर भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कैंप अस्पताल बनाकर OPD और कीमोथेरेपी की शुरुआत भी कर दी गई है। कैंसर अस्पताल के लिए बिहार सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और टाटा रिसर्च सेंटर के उपनिदेशक ने समझौता पत्र भी तैयार कर लिया है। करीबन 2-3 महीने बाद यहाँ काम चालू हो जाएगा और उसमें 3 लीनियर एक्सेलरेटर रहेंगे, एक कोबाल्ट की मशीन रहेगी, फिर ब्रेकी थेरेपी रहेगा, डे केयर का बहुत बड़ा सेंटर रहेगा जो कि एकदम अल्ट्रा मॉडर्न रहेगा, सेंट्रली एयर कंडीशन रहेगा, ऑपरेशन थिएटर की 5 है। तो ये सब जब सुविधा हो जाएगी तो नॉर्थ बिहार और मेरे ख्याल से पूरे बिहार के लोगों को बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा इलाज कि टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे में होता है उसी तरह का इलाज वहाँ हो पाए, तो उसके लिए मेहनत जारी है। होपफुली जब वो पूरी अस्पताल बन जाएगी तो सिमिलर इलाज यहाँ भी हो पाएगा वो सारे बीमारियों की जो कि आज के टाइम में टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे में होती है। इस अस्पताल में कैंसर पीड़ितों के इलाज के साथ ही अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और नर्सिंग की पढ़ाई के साथ ही कैंसर पर रिसर्च भी किया जाएगा। फिलहाल कैंसर अस्पताल के लिए अत्याधुनिक भवन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो वहीं SKMCH में कुछ मामलों की सर्जरी भी की जा चुकी है। सर्जरी हम कुछ ही शुरू कर पाए हैं, लेकिन हमने एटलीस्ट गाड़ी हमारी चल चुकी है। मरीजों का टर्नअप कैसा है? डेली का OPD लोड मेरी पेशेंट्स में जो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं अराउंड ऑन एन एवरेज 40 to 50 रहता है, और लास्ट 5 मंथ्स में हमने अराउंड 4000 के आसपास पेशेंट्स हमने OPD में देखे हैं। संभावना है वह ज़्यादा है, इसी इलाके के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं जिनको मुंबई जाना पड़ता है, तो उनको परेशानी नहीं हो, उनकी तबाही नहीं हो और कम खर्चे में उनको बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार और टाटा ने मिलकर जो यह नया प्रोजेक्ट शुरू किया है मुजफ्फरपुर SKMCH परिसर में, उत्तर बिहार समेत मुजफ्फरपुर के लिए यह एक बड़ा वरदान सिद्ध होने वाला है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के